हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन मैनेजमेंट। तो ये आज हम पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पर्ट इन मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में पर्ट क्या रहता है? First है a refinement of the original Gantt chart, a refinement of what Dr. Taylor said, a refinement of what Alvin Toffler envisaged as an electronic cottage with computer terminal installed at home, a refinement of critical path method. ठीक है जी। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो पर्ट कहा गया है उसकी फुल फॉर्म आपको कई बारी पूछ ली जाती है। तो पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो वो बोल रहे हैं ये क्या होता है। आप लोगों ने जो है वो फाइनल ईयर में ये पढ़ा होगा कि आपके पास पर्ट और सीपीएम दोनों इकट्ठे आते थे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डी ऑप्शन टिक करके आने वाले हैं, तो ये होने वाली है रॉन्ग। ठीक है। तो ये होता क्या है, हमारे पास पर्ट होता क्या है? ये एक रिफाइनमेंट है। जो गैट चार्ट हमारे पास रहते हैं उसको रिफाइन करके पर्ट सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट में इंट्रोड्यूस करा गया है। दैट्स वाई जो इसका आंसर आपके पास आ जाने वाला है वो आपके पास आएगा ए, a refinement of the original Gantt chart। तो इसका आंसर आपके पास आने वाला है ए। नेक्स्ट चलते हैं। The formal procedure for obtaining consents of a number of experts through a series of questionnaire is। आपके पास एक फॉर्मल प्रोसीजर किसके बारे में बात करी गई है? एक फॉर्मल प्रोसीजर के बारे में करी गई है जिसमें एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो थ्रू सीरीज ऑफ क्वेश्चनियर से लिया जाता है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखी हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है डेल्फी टेक्निक, फिर दे रखी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड फोर्थ वन इज सिनेप्टिक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है, आंसर रहेगा हमारा ए, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी एक ऐसी टेक्निक है जहां पे नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया जाता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो उसके बाद जो है एक डिसीजन पे आया जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मल प्रोसीजर पूछा गया था, तो फॉर्मल प्रोसीजर में हमारे पास आंसर रहेगा डेल्फी टेक्निक। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following motivational theories states that the average human being avoid responsibility and need to be controlled and directed by his supervisor? कौन सी ऐसी मोटिवेशनल थ्योरी है जो आपको ये बताती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करते हैं? अवॉइड करना पसंद करते हैं और कंट्रोल, अपने वर्क को कंट्रोल करवाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये मोटिवेशनल थ्योरी पे हमारा मैनेजमेंट में डेफिनेटली कोई ना कोई क्या आता है, आपके पास क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में जरूर आता है। ये हमें 4 जो है यहाँ पे थ्योरीज दे रखी हैं। फर्स्ट आपको दे रखी है मैस्लो थ्योरी, फिर एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी और हेजबर्ग थ्योरी। तो जो थ्योरी हमें ये बताती है कि लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं काम करने को, वो है हमारे पास एक्स थ्योरी। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो रहेगा बी ऑप्शन, एक्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, स्केलर प्रिंसिपल। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिमाइंड कर लेते हैं कि स्केलर प्रिंसिपल
क्या होता था हमारे पास, स्केलर प्रिंसिपल जो रहता था आपके पास वो कुछ इस तरह से रहता था। हम अपने पास एक तरह से इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, आपको याद रहेगा कि ये कमांड की एक हम चेन बनाते होते थे, और यहाँ पे ए और एफ को मैंने क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, और ये जो आपके पास इस रूट को कहा जाता था गैंग प्लैंक। ठीक है जी, ये एक बार क्विक रिमाइंड मैंने आपको करवाया है कि स्केलर सिस्टम होता क्या था आपके पास। तो यहाँ पे उसने पूछा कि अनदर नेम ऑफ स्केलर सिस्टम क्या रहता है, यूनिटी ऑफ कमांड, या सेकंड है चेन ऑफ कमांड, या फिर उसने पूछा है मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन और स्पीरियर डी क्रॉस। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है, आंसर हमारे पास इसका रहने वाला है बी, चेन ऑफ कमांड। Chain of command is also known as scalar principle. Next है the continuous process of comparing organizational strategies, product or process with those of the best in class organization is. जो कंटिन्यू प्रोसेस रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, प्रोडक्ट कैसा है एंड प्रोसेस कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं। वन ऑप्शन हमें दे रखी है क्वालिटी सर्कल, सेकंड दे रखी है बेंचमार्किंग, थर्ड वन इज केजन, और डी ऑप्शन दे रखी है TQM। TQM की फुल फॉर्म होती थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर रहने वाला है, आंसर आपके पास रहेगा बी, बेंचमार्किंग। Following are the ingredients of management by exception. Management by exception जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वे आउट ऑफ मैनेजिंग पीपल है। वट शुड बी देयर करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, उसका करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस क्या है। ये आपको 6 सीक्वेंस दे रखे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट में दे रखा है मेजरमेंट, सेकंड में दे रखा है ऑब्जर्वेशन, थर्ड में दे रखा है प्रोजेक्शन, कंपैरिजन, सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, और लास्ट में आपको ये डी सीक्वेंस में दे रखा है कि कौन सा स्टेप हम पहले लेंगे, कौन सा हम स्टेप जो है वो बाद में लेंगे। तो देखिए पहला इसने जो ऑप्शन है, हम ए ऑप्शन से ही बात करते हैं। फर्स्ट वो ऑप्शन कह रहा है वन कह रहा है, तो वन के अकॉर्डिंग क्या होएगा, मेजरमेंट। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपको लगाना है प्रोजेक्शन, और फिर वो बोल रहा है आपको फिफ्थ ऑप्शन को ऑप्ट करना है सिलेक्शन, एंड देन वो आपको बोल रहा है सेकंड ऑप्शन लेकर आइए। सेकंड ऑप्शन हम लेकर आएंगे ऑब्जर्वेशन, फिर आपके पास फोर्थ ऑप्शन आएगी कंपैरिजन। ये जो हमें आंसर में बता रखा है हम वही ऑप्शन लिख रहे हैं। सिक्स्थ ऑप्शन फिर वो कह रहा है कि लास्ट में आप सिक्स को उठाइए, लास्ट में आप लीजिए डिसीजन मेकिंग। ये देखिए, ये मैंने जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखी थी, ये ए ऑप्शन दे रखी है हमें, ए ऑप्शन जो दे रखी थी मैंने वही सारे सीक्वेंस 1 3 5 2 4 6 वैसे ही लिखा है। तो वो कह रहा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो होता है वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रही है मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद आप प्रोजेक्शन करिए, प्रोजेक्शन कर लिया आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जर्व करिए चीजों को, फिर कंपेयर करिए, और लास्ट में क्या कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए। तो बाय द वे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास यहाँ पे आ रही है वही क्या करेक्ट क्या है आंसर है। नेक्स्ट है following are the steps in designing an organizational structure.
एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो करी जाती हैं। अगेन ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4 आपको एक्टिविटीज दे रखी हैं और नीचे उनके डिफरेंट सीक्वेंस दे रखे हैं और हमें आंसर करना है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो राइट है। फर्स्ट हमें दे रखा है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, सेकंड वो कह रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहली ऑप्शन फोर्थ से स्टार्ट होती है और आप ध्यान से देखिए तो थर्ड ऑप्शन भी फोर्थ से स्टार्ट होती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से नहीं शुरू होएगा कि शुरू में ही आप उसको क्या कर देंगे, ड्यूटीज दे देंगे, ना ही उसकी ग्रुपिंग करेंगे, ना ही डेलीगेशन करेंगे, कुछ नहीं करने वाले, सीधी ड्यूटी असाइन कर दी। नो, तो इट मींस जो मेरी यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखी है वो भी गलत है और जो सी ऑप्शन दे रखी है वो भी गलत है। नाउ वी विल मूव टू द बी एंड डी ऑप्शन। बी ऑप्शन कहती है थर्ड इज फर्स्ट। थर्ड कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। अच्छा जी, ठीक है, इसको पहले नंबर पे वो रख रही है, इवन फोर्थ वाली भी आपके इसको पहले नंबर पे रख रही है। फिर कहता है आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड पे आप रख दीजिए ग्रुपिंग को। फिर वो कह रहा है कि आप उसके बाद फोर्थ को रखिए। फोर्थ है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और फिर लास्ट में आप उसकी डेलीगेशन ऑफ क्या कर दीजिए, अथॉरिटीज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या बता रहा है, ऑप्शन बता रहा है। तो ये ऑप्शन तो उसने बता दी। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन क्या आपको कहती है, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या सीक्वेंस बनाती है। वो कह रहा है थर्ड इज फर्स्ट, ये वन हो गया। फिर वो कहता है ये सेकंड पे लो जी आप, और ये थर्ड पे लो जी आप, और ये फोर्थ पे लो। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि क्या आपको सीक्वेंस जो है वो लग रहा है। तो पहला कहता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप ग्रुपिंग करिए, फिर असाइनमेंट करिए और फिर डेलीगेशन करिए। दूसरी ऑप्शन कहती है पहले आइडेंटिफिकेशन करिए, फिर आप उसके बाद डेलीगेशन करिए, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करिए, फिर ग्रुपिंग ऑफ। तो देखिए हमें साफ पता चल रहा है कि जो हमारा बी ऑप्शन है वही ही क्या है, करेक्ट है। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो बी आने वाला है। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत ध्यान से सोच के उनका आंसर जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। ये आपके पास क्या है, आपको ये स्टेप अगेन वही वाला ही क्वेश्चन दे रखा है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ऑथराइजेशन फॉर एक्शन, क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। ये 4 आपको दे रखे हैं। फिर वही वाली बात कर रखी है कि पहले आपको 2 ऑप्शन जो हैं ए और सी फोर्थ से स्टार्ट हो रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, और जो बी और डी ऑप्शन है वो आपको दे रखी है क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अब देखिए इस केस में कभी भी हम ऑब्लिगेशन पहले नहीं करते हैं, तो इट मींस जो मेरी बी ऑप्शन है और जो मेरी डी ऑप्शन है इसको तो मैं क्रॉस कर देती हूँ। अब मेरे को सोचना किसके बारे में है, ए और बी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन के बारे में। तो बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था वैसे कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, फोर्थ को फर्स्ट पे रख रहे हैं, फिर वो सेकंड को लेके आ रहे हैं, फिर फर्स्ट को लेकर आ रहे हैं एंड लास्ट में ये लेके आ रहे हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट, फिर वो कह रहा है इसको सेकंड कर दीजिए आप, और फिर आप सेकंड को थर्ड कर दीजिए और इसको फोर्थ कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड फर्स्ट, फिर ऑथराइजेशन दे दी उसको, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी दी और क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन करी।
अब देखिए झोल जो यहाँ पे आ रहा है वो ऑथराइजेशन फॉर एक्शन फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ सी हमें लग रही है, हम अपनी सी ऑप्शन देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, फिर वो कह रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर ऑथराइजेशन फॉर एक्शन एंड लास्ट में क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आने वाला है वो आएगा आपके पास सी, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरली फ्लो द वर्क फ्लो रेदर देन चेन ऑफ कमांड इज टर्म्ड एज। जो फ्लो ऑफ वर्क को क्या करता है, फॉलो करता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, लेटरल और वर्टिकल। देखिए यहाँ पे जो एक पॉइंट है, मैं एक और एमसीक्यू यहाँ नहीं दे रखा, क्लियर करवा देते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कभी भी क्या नहीं होता, फ्लो ऑफ वर्क नहीं होता है। आप जहां से भी किसी ने कुछ कहा, र्यूमर्स वगैरह वही आते होते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर जो है ना ही ए होने वाला है और ना ही बी होने वाला है। डन। अब आ जाता है बात वर्टिकल और लेटरल। लेटरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, लाइक सच। वर्टिकल कैसे होती है, ऐसे। वर्टिकल मतलब सेम काइंड के डिपार्टमेंटल में, ठीक है, सेम काइंड के जो एक ही रैंक को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लेटरल क्या होता है कि ऊपर से लेके ऐसे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वर्क जैसे आपके पास चलता है, तो उसने फ्लो ऑफ वर्क को कहा था। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होने वाला है वो रहेगा सी, लेटरल कम्युनिकेशन। A process of combining a series of tasks into a new, broader job that provides the worker with greater work variety and a greater sense of responsibility is known as। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वर्कर है उसको कोई नया या बढ़ाकर काम दे दिया गया है जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है, उसको क्या बोलते हैं? जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनालिसिस और जॉब सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो रहेगा बी, जॉब एनरिचमेंट। आपकी जॉब जो है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। थ्योरी जेड रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसको थ्योरी जेड जो है वो रेफर करती है? फर्स्ट कह रहा है selected Japanese managerial practice adapted to the environment of USA, selected Indian managerial practice adapted to the environment of UK, selected Russian managerial practice adapted to the environment of China, selected German managerial practices adapted to the environment of Japan। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो थ्योरी जेड था वो क्या थी, हमारी जैपनीज क्या थी, मैनेजरियल प्रैक्टिस थी जो कि अडेप्टेड करी गई थी टू द एनवायरनमेंट ऑफ यूएसए। तो आंसर इसका निकल के आने वाला है हमारे पास ए। क्या आंसर रहने वाला है इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है generally in any organization whenever the management wants to bring a change the implies। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज लाना चाहती है तो इम्प्लाइज का क्या रिएक्शन होता है जनरली, ठीक है। फर्स्ट वो बोल रहे हैं एक्सेप्ट द चेंज, सेकंड वो बोल रहे हैं डिले इन द चेंज, रेसिस्ट द चेंज एंड क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूजली हम प्रैक्टिस है वो है रेसिस्ट द चेंज, चेंज को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये
आपके पास सी क्या आने वाला था आंसर। नेक्स्ट है resistance to change in an organization can be overcome by। जो भी हमने बात करी है रेसिस्टेंस की, वो कैसे चेंज की जा सकती है। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज इन चेंज, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज, effective leadership और all of the above। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपके पास डी, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an organization employ an outsider for effective change in a planned way the person is called। ठीक है, तो यहाँ पे टी मिसिंग है जी, डाल देते हैं हम the person is called change executive, change agent, change manager, none of the above। तो आंसर रहेगा इसका चेंज एजेंट, उसको चेंज एजेंट बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास द फोर्सेस इन एन organization which help in effective change from the present position of equilibrium are known as। तो जो फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की विच हेल्प इन इफेक्टिव चेंज, आपका जो चेंज लाने में क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं, उनको क्या बोला जाता है। चेंज फोर्स, रिस्ट्रेनिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स और इक्विलिब्रियम फोर्स। तो आंसर इज सी, ड्राइविंग फोर्स। डन। तो ये आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिए। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।